हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोग का स्वागत करता हूँ इस सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोग की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की एक क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। आप यहाँ पर मेरे साथ में बिल्कुल से जुड़ सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना और अगर आप लोग कोड यूज करते हो एसआरसी10 तो आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप तो मिलेगी, साथ में 1 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। ये ऑफर जो है वो सितंबर 23 तक अवेलेबल है, तो जाओ सब्सक्राइब करो, एसआरसी10 कोड का प्रयोग करो। चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं आज हम लोग इन चीजों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज ये सारे टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेंसस के ऊपर बात करेंगे, फिर एडिटोरियल के अंदर फिर पार्टी के जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके ऊपर बात की गई है। एडिटोरियल के अंदर 2 एडिटोरियल उसके ऊपर आए, हालांकि वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटिक्स से यूपीएससी को कुछ करना लेना है नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिटोरियल के अंदर आज इस कारण से एक ही एडिटोरियल अच्छा है, सही है। अ सेंसस इज नॉट अबाउट काउंटिंग अ शिप। देखो यार, आपने गवर्नेंस पढ़ा होगा ना, गवर्नेंस के अंदर आपने पढ़ी होगी गवर्नमेंट स्कीम्स, और उस गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर उनकी क्या प्रॉब्लम है हमको वो भी पढ़ना है, सिलेबस के अंदर दिया गया है। साथ में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे और प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसके अंदर देखा जाता है रीजनलिज्म कितना है, सेक्युलरिज्म लोगों के अंदर कितना है, ठीक है, पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हैं। पर इन सारी चीजों को अगर मेरे को समझना है तो मेरे को पता तो होना चाहिए लोग कैसे हैं, लोग कौन है, लोग किस इकोनॉमिक एक्टिविटी से बिलोंग कर रहे हैं, तभी तो मैं इंडियन सोसाइटी को समझ सकता हूँ, तभी तो मैं पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मतलब मेरे को सोसाइटी को समझने के लिए सेंसस का समझना जरूरी है। इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोशल इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कि इसी सेंसस को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी सेंसस से मैं क्या करूंगा, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करूंगा। अरे भैया, किसी जगह पे 100 लोग हैं और किसी जगह पे 1000 लोग हैं, किसी जगह पे एक प्रकार के लोग हैं, किसी एक जगह पे दूसरे प्रकार के हैं, कहीं पे ग्रामीण लोग हैं, कहीं पे शहरी लोग हैं। इन दोनों के अंदर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग होगा ना। जब पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का तरीका दोनों के अंदर अलग होना है, तो फिर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, गवर्नेंस के डेवलपमेंट के लिए मेरे को सेंसस तो चाहिए। अब भारत के अंदर सेंसस जो है वो 1872 से शुरू हुआ, 1881 से 2011 तक हर वर्ष सेंसस जो है वो भारत के द्वारा किया गया है। पर 2021 के अंदर सेंसस नहीं हुआ भारत के द्वारा। 2011 तक वॉर हो, डिसीज हो, पेटिशन हो, पार्टीशन हो, जो भी हो, हम लोग सेंसस करते थे। पर 2021 के अंदर भारत सरकार ने कहा क्योंकि कोविड-19 है तो इस कारण से हम लोग सेंसस नहीं करेंगे। पर 2021 के अंदर इलेक्शन हुआ तो पॉलिटिकल रैलियां की गई, पर सेंसस नहीं किया गया। अब जब हम लोग सेंसस की बात करते हैं तो सेंसस के बेनिफिट क्या, पहले ये समझ लो हम लोग सेंसस करते क्यों। देखो, सेंसस क्या है, एक बेहतरीन प्रकार का सर्वे जहां पर लोगों के घर घर जाके उनसे अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते। पिछली बार लगभग 29 प्रकार के सवालों की बात की जा रही थी। हर बार अलग अलग सवाल रहते हैं जिसके अंदर उनका, लोगों का रिलीजन कौन सा है, लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या है, कितना पैसा वो कमाते हैं, नाम क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ रहते हैं, पत्नी का नाम क्या है, परिवार के अंदर लोगों का नाम क्या है, इन सारी चीजों से जानकारी ली जाती है एक व्यक्ति की। और जब एक व्यक्ति की जानकारी ली जाती है तो एक डाटा क्रिएट किया जाता है। अब ये जो डाटा क्रिएट होता है, इस डाटा की मदद से क्या होता है, पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन होता है। आप समझो कि आप आईएएस बन गए, है ना, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के बाद में आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहां पर तो आपको जॉब मिलेगी नहीं, वहां पर तो पोस्टिंग मिलेगी नहीं, आप किसी और जगह पे जाके पोस्ट होगे। मान लो आप जालंधर में पोस्ट हो गए, ठीक है। अब जालंधर के लोगों से आप व्यक्त हो क्या, काफी नहीं हो, आप बिल्कुल नए हो वहां पर। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, वहां के लोगों की जानकारी निकालोगे, कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस सेंसस, और उसी के आधार पर पॉलिसियों को इंप्लीमेंट करोगे। तो ये सेंसस जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में देश के अंदर जनगणना के, देश के अंदर लोग कितने हैं, किस प्रकार के हैं, नंबर ऑफ पीपल, भारत की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, क्या करना चाहिए तेजी से बढ़ती हुई आबादी के लिए, उस चीज के लिए कोई सी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग पहले ही से ही एंटीसिपेट कर सकते हैं उस सेंसस की वजह से। 1961 से 1971 के बीच में जो सेंसस हुआ, उसके अंदर भारत सरकार को पता लग चुका था कि भारत के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है।
मतलब भारत के अंदर आबादी बढ़ रही है, तो उसके कारण से 1971 के अंदर वो एक्शन ले लिए गए कि आबादी को रोका जाए। हालांकि वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, पर भारत सरकार ने कोशिश तो की। मतलब क्या कि सेंसस से जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग पहले ही एंटिसिपेट कर जाते हैं कि अच्छा ये फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है, अच्छा लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो डाउन जा रहे हैं, रिलीजन के अंदर इस प्रकार के रिलीजन की आबादी लगातार बढ़ रही है तो इनको प्रोटेक्ट करना है, लैंग्वेज के अंदर ये लैंग्वेज जो है वो बोली नहीं जा रही है तो उस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है। उन सारी चीजों के ऊपर काम करने के लिए सेंसस आवश्यक है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से सेंसस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या हुआ था कि देखो एक सेंसस होता है, आप लोगों ने सुना होगा 2019 के अंदर बात की जा रही थी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन की। इसी को कहा जाता है नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो एनआरसी की बात की जा रही थी या एनआरआईसी की बात की जा रही थी, दोनों एक ही है। ठीक है, अब इन सब में अंतर क्या होता है? सेंसस, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। देखो सेंसस क्या होता है? सेंसस एक ऐसी जनगणना है जिसके अंदर ओवरऑल डेमोग्राफी की जानकारी ली जाती है। मतलब हम लोग और 12 प्रकार के सवाल और पूछ के जाते हैं कि अच्छा तुम्हारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तुम किस प्रकार की भाषा बोलते हो, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो, तुम्हारे पास में कितने पैसे आते हैं, तुम्हारी पत्नी क्या करती है, तुम्हारा पूरा परिवार के अंदर कौन क्या करता है, इन सारे चीजों से रिलेटेड एक बड़ा डाटा क्रिएट किया था। ये होता है सेंसस। दूसरा होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नाम खुद बता रहा क्या कि देश के अंदर कितनी आबादी है उसको देखने के लिए। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे भारत है, इंडिया है, तो इंडिया के अंदर एक तो हम लोग के नागरिक हैं, कई सारे लोग ऐसे भी तो होंगे जो बाहर के देश के हैं और भारत के अंदर आके रह रहे हैं एक नागरिक के रूप में, है ना। तो बाहर के लोग जब भारत के अंदर नागरिक बन के रह रहे हैं तो मतलब अभी नागरिक नहीं है पर भारत के अंदर एक रेसिडेंट के रूप में रह रहे हैं, कहना चाहिए मेरे को, नागरिक नहीं रेसिडेंट के रूप में। एक तो फॉरेन रेसिडेंट भारत में है, एक इंडियन सिटीजन भारत में है। भारत की आबादी के अंदर तो ये दोनों प्रकार के लोग हैं ना, हम लोग को इन दोनों को गिनना पड़ेगा। मतलब बाहर के जो नागरिक है जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो भी, और भारत के नागरिक जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, मतलब ऐसे लोग जो पिछले 6 महीने से भारत के अंदर रह रहे हैं उनको अगर गिना जाए तो वो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देन नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। अब सोचो यार, दिमाग लगाओ कि देश के अंदर एक आबादी है और देश के कुछ नागरिक हैं, इन दोनों में अंतर क्या होगा? देश के जो नागरिक हैं, देश के जो नागरिक हैं वो नागरिक भारत के अंदर रह रहे होंगे, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भारत के बाहर के हो, भारत में रह रहे हैं। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? एनपीआर में से ऐसे लोगों को कम करना पड़ेगा जो बाहर के हैं और भारत में रह रहे हैं। मतलब फॉरेन रेसिडेंट को भारत के अंदर अलाउ नहीं करना है, मतलब इसके अंदर नहीं गिनना है। दूसरा हमको किनको जोड़ना पड़ेगा? ऐसे भारतीय जो भारत छोड़ के गए हैं पर आज भी भारत के नागरिक हैं, भारत के बाहर काम कर रहे हैं पर भारत के नागरिक हैं। अब एनपीआर के अंदर तो मैंने उनको गिना जो भारत के अंदर रह रहे हैं, उनको थोड़ी गिना जो भारत के अंदर नहीं रह रहे पर नागरिक हैं। तो हम लोगों को उनको जोड़ना पड़ेगा, तो वो फिर नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन हो जाता है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन का मतलब एक ऐसा रजिस्टर जहां पर जितने भी नागरिक हैं उनकी गणना की जाए, उसे नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन कहा जाता है। अब भारत सरकार ने कहा था कि हम लोग सबसे पहले सेंसस बनाएंगे, सेंसस के साथ में हम लोग पॉपुलेशन की भी गणना कर लेंगे, और फिर ये जो एनपीआर बनेगा इसी एनपीआर से हम लोग एनआरसी बनाएंगे। इस दौरान में कई सारे लोगों का कंसर्न था कि यार हम लोग डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे, हमारी नागरिकता कैसे प्रूव करेंगे। दैट इज अ सेपरेट एस्पेक्ट। पर एक सेंसस का यूज इस तरीके से भी किया जा रहा था कि इसकी वजह से नेशनल पॉपुलेशन फॉर रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन जो है वो डेवलप किया जा रहा था। साथ में एक होता है रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन देने के लिए हम लोग कहते हैं कि देखो ये कास्ट जो है वो माइनॉरिटी के अंदर है, तो हम लोग इस कास्ट को इतना प्रतिशत रिजर्वेशन दे रहे हैं। पर हो सकता है कि कास्ट की आबादी ऊपर नीचे हो गई हो कुछ सालों में, क्योंकि भारत के अंदर जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो 1931 के अंदर हुआ। 1931 के बाद में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ ही नहीं। तो आप सोचो, थोड़ा सा विचार करो और थोड़ा सा ध्यान इधर लगाओ, तो आप प्राप्त करोगे कि हाँ यार, अगर नहीं हुआ तो कास्ट की पॉपुलेशन में चेंज हुआ होगा। और अगर मेरे को इफेक्टिव रिजर्वेशन देना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को कास्ट का रिजर्वेशन, मेरे को कास्ट का सेंसस करना पड़ेगा। तो कास्ट बेस्ड सेंसस भी तो एक प्रकार का सेंसस है, उसके अंदर भी ये यूज आ सकता है। तो इन सारे कारणों की वजह से सेंसस की बात की जा रही है, पर सेंसस अभी तक लिया नहीं गया इस बार, और शायद इस बार सेंसस लिया भी ना जाए, हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्गो जैसे देश है,
जो कोविड-19 के समय पे भी सेंसस ले गए। इसके पहले 1930s के अंदर इसके अंदर सेंसस लिया गया था। काफी साल बाद कांगो ने कोविड-19 के दौरान में सेंसस कर लिया। जिन देशों में कुछ दशकों से सेंसस नहीं हुआ उनके अंदर अफगानिस्तान मिल जाएगा आपको, पाकिस्तान जैसे देश मिलेंगे, ठीक है, यमन देश जैसे देश मिलेंगे। भारत अगर इन नामों में अपना नाम शामिल नहीं करना चाहता तो भारत को सेंसस करना चाहिए। पर भारत यार ये सेंसस कर क्यों नहीं रहा? तो दे आर वेरियस रीजन, पर इसके अंदर ये बताया गया कि एनएसएसओ द्वारा एक डाटा निकाला गया, जिस डाटा के अंदर बताया गया था कि हाउस होल्ड कंजप्शन कितना है, मतलब एक नॉर्मल हाउस होल्ड कितना कंज्यूम करता है। और हाउस होल्ड कंजप्शन का मतलब क्या है? देखो भैया, मेरे पास जितनी इनकम होगी मैं उतना ही कंजप्शन कर पाऊंगा। अगर कंजप्शन बढ़ रहा है मतलब लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। अगर कंजप्शन कम हो रहा है तो लोगों की इनकम हो रही है, तो लोग कम खर्चा कर, एक रीजन ये होता है, ठीक है। कंजप्शन का असर जो है वो डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? अब हाउस होल्ड कंजप्शन जो है वो भारत के अंदर एनएसएसओ के द्वारा ये हुआ था कि इस बार कम हो गया था, डाउन था पिछली बार के मुकाबले। जिसके बाद भारत सरकार ने ये डाटा रिलीज ही नहीं कर और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब देश की इकोनॉमी ग्रो हो रही हो और देश के अंदर कंजप्शन कम हो रहा हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ये जो लॉजिक है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीधी सी बात है, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आप देखो कि इनकम इनइक्वालिटी है, कुछ सेक्शन ऑफ लोगों के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है और उन्हीं के पास में सारे पैसे हैं, तो वो कितना ही कंजप्शन कर लेंगे। मतलब अनिल अंबानी भले ही कितना ही अमीर क्यों ना हो, या मुकेश अंबानी कितना ही अमीर क्यों ना हो, अडानी कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो देश के अंदर आके कितना कंजप्शन कर जाएगा? अगर वो 5 बिलियन डॉलर की, मान लो, मतलब कहने के लिए एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि 5 बिलियन डॉलर का अगर वो पैसा रख रहा है तो वो कितना ही खर्चा कर देगा? ज्यादा ज्यादा 100 मिलियन डॉलर, बाकी सब तो पड़ा रहेगा ना। पर यही 5 बिलियन डॉलर अगर 5 बिलियन लोगों में बटे होते या फिर 1.25 बिलियन लोगों में बटे होते तो भैया हर एक के हाथ में 4-5 रुपए आते और वो इजीली खर्चा होते, कंजप्शन पैटर्न बढ़ता। मतलब जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम होती है उस समय पे हम लोगों को दिखाई देता है क्या कि कंजप्शन पैटर्न बढ़ता है। पर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो फिर भी कंजप्शन पैटर्न कम हो तो उसका एग्जांपल ये कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। पर गवर्नमेंट हो सकता है वो डाटा नहीं निकालना चाहती है और सेंसस के अंदर वही डाटा जो है वापस से कंफर्म होने लगेगा। इस कारण से हो सकता है कि भारत सरकार ने यहाँ पर सेंसस करने से थोड़ा सा पीछे हटे, ठीक है। पर यहाँ पर एक और रीजन, मतलब सेंसस करने से पीछे तो हटे हैं, वो सब बात तो ठीक है, पर हम लोगों को इस सेंसस की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को डाटा नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को भी डाटा चाहिए, मतलब पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए डाटा चाहिए और गवर्नमेंट काफी डेस्परेटली इन डाटा को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। जैसे आप देखोगे आधार कार्ड क्या है भैया, डाटा ही तो है। जैसे आप देखोगे स्टेट के द्वारा कई सारे सेंसिटिव डाटा को कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल, मैंने बताया था अभी अभी कल ही डिस्कस करा। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो आया था जिसे वापस से स्क्रैप कर लिया गया, उसके अंदर भी तो यही डाटा को क्रिएट करने की बात की जा रही थी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में तो ये भी कहा जा रहा था कि हम लोग बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट करेंगे और ये पहली बार हो रहा था कि भारत सरकार जो है वो बायोमेट्रिक डाटा जो है वो कलेक्ट करने की बात कर रही थी। तो वही या गवर्नमेंट को डाटा चाहिए पर गवर्नमेंट ये डाटा क्यों कलेक्ट नहीं कर रही है, सेंसस को नहीं कर रही है, इज इट स्टिल अननोन। इसके अलावा फिर बात करते हैं सेंसस के ऊपर। केस ऑफ निकाह हलाला इन इंडिया एंड लॉन्ग कोर्ट बैटल। देखो फंडामेंटल राइट के अंदर रिलीजियस अधिकार वगैरह दिए गए और रिलीजन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि ट्रिपल तलाक, जैसे शाबरीमला केस, ठीक है, जैसे शिरूर मठ केस। और सुप्रीम कोर्ट के इन केसेस को आप अपने आंसर के अंदर कोट करते हो और फिर उसके अंदर अलग अलग एस्पेक्ट बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आंसर्स के अंदर और उससे आप एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर पाते। तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर निकाह हलाला का केस है, ये काफी पुराना है, ठीक है। हुआ ये था कि 2018 के अंदर देयर वाज अ महिला जिनका नाम था शमीना बेगम। शमीना बेगम दिल्ली के अंदर रहती थी, वो ट्रिपल तलाक की एक विक्टिम थी और वो दिल्ली
के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2018 के अंदर पहुंची और कहा कि जो निकाह हलाला है ये लोगों के अधिकारों का हनन है और हम लोगों को इस निकाह हलाला को हटा देना चाहिए। जिसके बाद वहां पर कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को कि प्रोटेक्ट किया जाए मुस्लिम महिलाओं को निकाह हलाला से। पर सवाल उठता है कि निकाह हलाला क्या है। तो देखो यार, शमीना बेगम जब केस करने गई तो शमीना बेगम अकेली नहीं थी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस दाखिल कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर शमीना बेगम के साथ में कादरी भी थे, अब्दुल कादरी और फरजान परवीन, ये दोनों पति पत्नी थे जो कि रहते थे नोएडा के अंदर। अब हुआ क्या कि अब्दुल कादिर ने फरमान परवीन को एक बार ट्रिपल तलाक दे दिया था। उस समय पे ट्रिपल तलाक जो था वो अलाउ था, आज नहीं है, ठीक है। उस समय पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था तो उन्होंने ट्रिपल तलाक दे दिया था, तो पहली बार वो तलाक हो चुका था। फिर अब्दुल कादिर ने कहा कि नहीं 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 नहीं, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अपन वापस से शादी कर लेते। फिर से फरमान परवीन और अब्दुल कादिर के बीच में शादी हो गई। फरमान परवीन को वापस से अब्दुल कादिर द्वारा तलाक दे दिया गया और तलाक होने के बाद में एक मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल निकली और उसके बाद में वापस से अब्दुल कादिर गए और बोले सॉरी मेरे से गलती हो गई। फरमान परवीन ने वापस से शादी कर ली। तीसरी बार फिर से अब्दुल कादिर ने फरमान परवीन से तलाक किया, पर अब अब्दुल कादिर फरमान परवीन से शादी नहीं कर सकता वापस। अगर करना होगी तो देयर इज वन कंडीशन। कुरान के अंदर ये कहा गया है, जो कि भी मुस्लिम पर्सनल लॉस के अंदर रेप्लिकेट हो जाता है। कुरान के अंदर ये कहा गया है कि अगर एक पुरुष किसी महिला को बार बार ट्रिपल तलाक देता है, हालांकि कुरान के अंदर ट्रिपल तलाक की बात डायरेक्टली कभी की नहीं गई, कभी कहा नहीं गया कि ट्रिपल तलाक होगा, पर बार बार अगर तलाक देता है कोई पुरुष एक महिला को, तो फिर पहली बार तलाक दे दिया, फिर दूसरी बार तलाक दे दिया, वापस से शादी कर ली, दूसरी बार तलाक देने के बाद में फिर तीसरी बार वो शादी नहीं कर सकता। वो मैक्सिमम 2 बार तलाक दे सकता है, वापस से चीजें जो है वो ठीक हो सकती हैं। फिर तीसरी बार तलाक देने के बाद वो शादी नहीं कर सकता उस महिला से फिर से। ऐसा क्यों किया गया कुरान के अंदर? कुरान के अंदर ये महिलाओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया, क्योंकि महिलाएं ऐसे पति से, मतलब अगर पति बहुत ज्यादा रिएक्शनरी है, जो हर छोटी छोटी बात पे उठ के तलाक दे देता है, फिर समझ में आता है कि अरे ये क्या गलती हो गई, मतलब जो काम पहले करता सोचता बाद में, इस प्रकार का अगर हस्बैंड है तो ऐसे हस्बैंड से एक महिला को आजाद कराने के लिए कुरान के अंदर ये चीज की गई। पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सऊदी अरेबिया वगैरह के अंदर ये इसी तरीके से इंप्लीमेंट होता, पर इंडिया के अंदर थोड़ी सी चीजें जो है बदल जाती हैं। जैसे मान लो कि मैं इस्लाम को बिलोंग करता हूं अगर इन केस, और मेरी एक वाइफ है, ठीक है, और मैंने अपनी वाइफ को पहली बार तलाक दे दिया, वापस से हम लोगों के बीच में आर्बिट्रेशन हुआ और वापस से शादी हो गई, फिर उसके बाद मैंने वापस से तलाक दे दिया, फिर आर्बिट्रेशन हुआ, शादी हो गई, फिर तीसरी बार जब मैंने तलाक दिया तो उसके बाद में महिला मेरे से शादी नहीं कर सकती। अब मैं करना चाह रहा हूँ क्या, नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो मेरी वाइफ तो वही है ना, मैं बिल्कुल देवदास हो गया हूँ बिल्कुल के पारो ऐसा वैसा। तो उसके बाद में मैं क्या पहुंचूंगा मौलाना के पास में, मौलाना से पूछूंगा कि भैया कोई तरीका बताओ। तो मौलाना ने क्या बताया, मौलाना ने एक बात बताई कि देखो एक काम करो, जो तुम्हारी वाइफ है पहले उसकी शादी किसी और व्यक्ति से कराओ, और व्यक्ति से शादी होने के बाद में उस व्यक्ति से जब तलाक हो जाए तो उसके बाद आपकी वाइफ जो है वो आपसे वापस से शादी कर सकती है। इसी चीज को कहा जाता है निकाह हलाला, जहां पर एक महिला अगर वापस से अपने हस्बैंड के साथ में रहना चाहती 2 तलाक के बावजूद, और वो नहीं रह पाई क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर वो अलाउ नहीं है, ऐसी कंडीशन के अंदर वो किसी और हस्बैंड के साथ में शादी करेगी, एक कंजप्शन होगा, उसके बाद में एक फिक्स डेट तारीख के दिन ये दोनों आपस में तलाक कर लेंगे, वापस से पहले हस्बैंड के साथ में शादी हो जाएगी और दोनों साथ में रहने लगेंगे। इस चीज को निकाह हलाला कहा जाता है। और ये निकाह हलाला के खिलाफ कई सारे आर्गुमेंट पेश किए जाते हैं कि ये लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इट इज अ काइंड ऑफ रेप, जहां पर महिला नहीं चाहती किसी और हस्बैंड के साथ में रहना, बट उसके बावजूद भी कानूनन रूप से उसको रहना पड़ता है।
ताकि वो अपने पहले हस्बैंड के साथ में वापस जा सके। फरमान परवीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फरजान परवीन, वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल कादिर के अलावा किसी और से शादी करे, जिसके कारण से उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जो है वो दायर किया। ये आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ का डायरेक्ट वॉयलेशन है। आर्टिकल 15 का वॉयलेशन है। आर्टिकल 21 के एक महिला के पास में जीने का अधिकार है और वो आजाद है, उस चीज के अधिकार से छीनती है। और आर्टिकल 25 अपने रिलीजन को फॉलो करना। ओरिजिनली कुरान के अंदर निकाह हलाला जैसी कोई चीज नहीं की गई है, पर वो चीज जो है वो बाद में एडअप होती जा रही है। तो रिलीजन के अगेंस्ट में इस कारण से भी कई सारी महिलाएं जो है वो कह रही हैं कि हम लोगों को ये निकाह हलाला को नहीं मानना। इवन सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर जैसे देशों के अंदर एक भी निकाह हलाला का केस देखने को नहीं मिलता है, ये केवल भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, दो सेकेंड। इसके अलावा किर्गिस्तान, दो सेकेंड, सॉरी, थोड़ा गैस बन रही है शायद। चलो समझने की कोशिश करते हैं किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में क्या इशू, कि अभी अभी किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि इस कॉन्फ्लिक्ट के बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अखबार वाले छापने को छाप देते हैं, पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी एक एक डिटेल के अंदर जाए, क्योंकि इसकी वजह से इंडिया की राजनीति के ऊपर बहुत असर नहीं पड़ता। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर किर्गिस्तान ताजिकिस्तान का, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो चीजें खबरों के अंदर होती है, उससे मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा मैप देख लो। यहाँ पर ऊपर कजाकिस्तान मिलेगा, कजाकिस्तान से किर्गिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है, उज्बेकिस्तान से बॉर्डर शेयर होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होगे तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये है उज्बेकिस्तान, यहाँ पर ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है, किर्गिस्तान कजाकिस्तान की नहीं होती है। ठीक है, किर्गिस्तान जो है उसकी राजधानी बिश्केक है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। इसको ऐसे याद करो कि किर्गी को केक से काट दिया, मतलब केक का प्रयोग है ना, किर्गी केक से जोड़ सकते हो। दूसरा कि राजा जो है वो अपना ताज पहन के दुश्मन से लड़ने जा रहा है। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सेंट्रल एशियाई रीजन है। सेंट्रल एशिया जो है ये बहुत पुराना नहीं है, ये अभी अभी बना है, जब से रशिया सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है। तो यहाँ पर किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान वाले रीजन जो है वो यूएसएसआर के भाग एक समय पे हुआ करते थे, और यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स था उसको आपस में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान वाले लोग यूज करते थे। अब क्या हुआ, दोनों के बीच में जब बॉर्डर बनने लगी, तो जो बॉर्डर थी उस चीज के प्रति दोनों ही लोगों का कॉन्फ्लिक्ट था। दोनों ही लोगों का मानना था कि हम लोग इस बॉर्डर को नहीं मानते, है ना। दोनों के मन में ऐसा था कि हम लोगों को रिसोर्स थोड़े कम मिले हैं, हम लोगों को जो जमीन है, लैंड है, वो थोड़ी कम मिली है। 1000 किलोमीटर की बॉर्डर है, जिसके ऊपर 550 से ज्यादा किलोमीटर लंबी बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूटेड इलाके जो हैं वो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगे। ये इलाके जो आपको दिख रहे हैं, ये इलाके डिस्प्यूटेड इलाके हैं। ये बेटकन रीजन है, ये यहाँ पे ताजिकिस्तान मिल रहा होगा, यहाँ पे किर्गिस्तान मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बेटकन रीजन है, यहाँ पर ये ओश रीजन है, यहाँ पर ये वाला रीजन है, ये पूरा डिस्प्यूटेड रीजन है। यहाँ पर मांग की जाती है कि यार अधिकार दो, मेनली वाला रीजन। ठीक है, ये बटकेन रीजन जो है, ताजिकिस्तान कहता है ये हमारा है, किर्गिस्तान कहता है ये हमारा है। दोनों के बीच में इस कारण से पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलते रहे। अब इसकी बहुत डिटेल है, पर हम लोग केपीएससी की तैयारी या फिर टीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, ना तो हम लोग ताजिकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, ना ही हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं किर्गिस्तान के लिए। तो हम लोगों को इसके बहुत डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि सोवियत यूनियन के समय जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, तो उस दौरान में यहाँ की बॉर्डर जो है
वो स्टालिन द्वारा डेवलप की जा रही थी। कहा जा रहा था कि बेटा इतना इतना पार्ट तुम ले लो, इतना इतना पार्ट तुम ले लो, पर दोनों को वो पार्ट मंजूर नहीं है और दोनों के को चाहिए बीच के रिसोर्स जो दोनों के बीच में, इस कारण से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। बस इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बात करते हैं GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, भारत के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है पूरे भारतवर्ष के अंदर। अब ये देखने को मिल रहा है कि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज पैदा करती है, मिलिटेंसी भारत के अंदर डेवलप करती है, उनके अंदर जो नंबर ऑफ लोग हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ने अगर कभी सुना होगा CPI मॉइस्ट, जो भारत के अंदर एक ऐसी संस्था है जिसे बैन कर दिया गया ऑलरेडी भारत सरकार द्वारा। वो आंध्र प्रदेश उड़ीसा की बॉर्डर के ऊपर पाई जाती थी, पर आजकल आंध्र प्रदेश उड़ीसा की बॉर्डर के ऊपर काफी स्ट्रेस के अंदर ये जी रहे हैं, क्योंकि इनके पास में ना तो प्रॉपर फाइनेंस बचा है, ना ही लोग जो है वो इनके साथ में रिक्रूट हो रहे हैं। तो एक ये इशू जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, रिसेंटली ये रिपोर्ट जो है वो निकाली गई थी आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी द्वारा। ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें जो है वो कम हो रही है। साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एलिगेशन लगे लैंसेट द्वारा। देखो, अब अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इशू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि मैंने बताया एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वाड, I2U2, ऐसी संस्थाएं जो भारत ने रिसेंटली ज्वाइन की हुई होती है। अगर कोई संस्था ज्वाइन नहीं की है तो ऐसी संस्था जो उस साल में कंट्रोवर्सी के अंदर रही, जैसे यूनेस्को से क्वेश्चन पूछ लिया था 2018 के अंदर, क्योंकि उस दौरान में अमेरिका ने यूनेस्को को छोड़ दिया, क्योंकि यूनेस्को ने क्या किया था, पैलेस्टीन को एज अ ऑब्जर्वर मेंबर रख लिया। तो इनके ऊपर सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जैसी इंटरनेशनल संस्थाएं जिनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसा ही पूछा जा सकता है ना कि यार जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं उनके अंदर हम लोगों को क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उसके अंदर आप आंसर के अंदर कोट करते हो कि यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोविड-19 के दौरान में इनइफेक्टिव है। उसकी बजाय ये कर सकते हो, लैंसेट पैनल ने अब ये कह दिया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट के अंदर क्लियरली कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्लो है। कोविड-19 के समय पे कॉशियसली काम नहीं किया है, बहुत स्लो काम किया है, जिस दौरान में 31 मई 2022 तक 6.9 मिलियन लोगों की डेथ हो गई, 17.2 मिलियन लोग जो है वो कोविड-19 से जूझ रहे थे पूरे विश्व के अंदर। उस दौरान में ये मल्टी लेवल संस्थाएं जो है वो बड़े लेवल पे फेल हुई, जहां पर दूसरे देश जो है वो आपस में ठीक से कोलैबोरेट नहीं कर पाए, कोऑपरेट नहीं कर पाए, ट्रांसमिसिबिलिटी नहीं रही वायरस की, डिक्लेयर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल लेवल पे सही समय पे नहीं की गई, इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेवल सपोर्ट है वो सही समय पे नहीं मिला, साथ में देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हुआ, पेंडेमिक जो है उसकी वजह से ट्रेवल प्रोटोकॉल जो है वो ठीक से नहीं लगे, है ना, टेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो है वो गड़बड़ रही और सप्लाई चेन के इश्यूज जो है वो देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा फिर बात करते हैं, रुपया और स्लाइड हो गया है। देखो यार, क्या हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा वापस से फेडरल टेपरिंग की गई है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है कि वापस से 75 बेसिस पॉइंट से अपने डॉलर को मजबूत किया है। अब अगर यूनाइटेड स्टेट्स अपने डॉलर को मजबूत करता है तो इससे होता क्या। देखो यार, कोई भी व्यक्ति जो है वो इंडिया के मार्केट के अंदर क्यों निवेश करेगा, ताकि उसको इंडिया के अंदर प्रॉफिट हो। पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FPI FDI जो भारत के अंदर आ रही है वो इसी कारण से भारत के अंदर निवेश कर रही है, क्योंकि भारत के अंदर प्रॉफिट हो। पर अगर भारत के अंदर प्रॉफिट की बजाय डॉलर का वैल्यू बढ़ जाए, डॉलर को मजबूत किया जाए, तो डॉलर को मजबूत करने से होगा क्या, डॉलर मजबूत होगा, जैसे रुपया अगर मजबूत हो रहा है तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से ना बॉन्ड वगैरह की यील्ड बढ़ जाती है, शेयर मार्केट जो है वो थोड़ा सा ग्रो करने के लिए सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो इंडिया के अंदर लोग हैं उनको उससे ज्यादा प्रॉफिट वहां मिलेगा। आप समझ लो, जैसे आज बॉन्ड अगर यहां से यहां पे 100 रुपए लगाए हुए हैं, वहां पर ये 100 रुपए निकाल के वो 100 रुपए यहां पे लगा दिए, 100 रुपए का मान लो अभी $1 है, ठीक है। अब अगर डॉलर की वैल्यू को बढ़ाया जाता है तो वो 102 रुपए के बराबर, 103 रुपए के बराबर, 105 रुपए के बराबर हो जाएगी।
तो फिर इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के कहाँ निकालेगा, लगाएगा डॉलर में, जिसके कारण से लोग क्या करेंगे, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे। अब रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराया जाएगा तो डॉलर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। रुपया तो सप्लाई बढ़ रहा है ना, बोल रहे हैं हम दे रहे हैं, बदले में डॉलर दे दो। तो सप्लाई किसी चीज की बढ़ती है तो उसके प्राइस घटते हैं, किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस बढ़ते हैं। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, रुपये की सप्लाई बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू घट रही है, जिसके बाद भारत की जो रुपये की वैल्यू है वो 80.79 पहुंच चुकी है, अभी तक की सबसे लोवेस्ट। इतना ही नहीं, एक और कारण हम लोगों को यह भी देखने को मिलता है कि देखो यार, इंडिया के अंदर जो निवेशक है, अगर वो इंडिया के अंदर ही पैसे लगाता है, इंडिया का मार्केट ग्रो भी करता है, आज मान लो उससे 100 रुपए लगाए, कल उसके 110 रुपए हो गए, बहुत बढ़िया बात है। पर वो अगर अपने देश के अंदर पैसा ले जाना चाहता है तो वो डॉलर के फॉर्म में लेके जाएगा। अब अगर डॉलर को आप मजबूत कर रहे हो तो डॉलर को मजबूत करने पे मान लो कि जब 100 रुपए लगाए तो $1 बराबर 100 रुपया था, और जब डॉलर को मजबूत किया गया तो $1 बराबर 150 रुपया हो गया। तो डोंट यू थिंक कि 110 रुपए होने के बाद में, प्रॉफिट होने के बावजूद भी वो व्यक्ति जो है वो लॉस में, क्योंकि जब इस रुपये को वो डॉलर में कन्वर्ट कराएगा तो वो $0.9 ही प्राप्त कर पाएगा, तो फिर तो नुकसान में हो गया ना। अब वो अपने देश के अंदर $0.9 ले जा पाएगा, जबकि वो लेके $1 आया था, तो नुकसान हो गया। ऐसी कंडीशन में फियर उत्पन्न होता है, और वो जो देश के लोग हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, दूसरे देशों के अंदर, जिसके कारण से और ज्यादा एक विशियस साइकिल क्रिएट होती है और भारत के मार्केट से फॉरेन करेंसी जो है वो तेजी से जाने लगती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दो, लेक्चर बहुत अच्छा लग गया हो तो SRC10 कमेंट कर दो। अगर SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अगर इस क्लास के अपडेट वीडियो PDF चाहते हो तो आप इस चैनल के ऊपर जुड़ सकते हो। इस संडे से मेरे द्वारा आप लोगों के लिए एक मंथली करंट अफेयर्स करके प्रोग्राम चलाया जाएगा, इस संडे अगले संडे से। वी आर स्टिल प्लानिंग फॉर दैट, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे से तो कंप्लीटली वो शुरू हो जाएगा। हर संडे को सुबह हम लोग मंथली करंट अफेयर्स जो है वो कवर करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। पहले पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिटेल में एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जून से सारी चीजों की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि 2023 की प्रीलिम्स के लिए जून से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।